नमस्ते, मेरा मोहल्ले। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेट लॉस करने के लिए अगर हमारे पास कोई आते हैं व्यक्ति, तो हमारी छोटी सी गलती क्या हो सकती है। और बहुत बार लोग मैंने देखा कि छोड़कर चले जाते हैं, मतलब वो कंटिन्यू नहीं करते, गिव अप कर देते हैं या फिर इंजरी की वजह से छोड़ देते हैं। तो वो इंजरी ना हो और जल्दी से उनका वेट लॉस होने के लिए हेल्प हो, तो इसके लिए दो चीजें बहुत याद रखें। जब वेट लॉस के लिए कोई व्यक्ति आते हैं तो उनमें फैट बहुत ज्यादा है, बॉडी का शेप बढ़ा हुआ होता है, तो उस समय उनकी मूवमेंट लिमिटेशंस आ जाते हैं, ज्यादा वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अभी अगर हमें वेट लॉस करवाना है उनका, तो थोड़ी बहुत बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए, वो थोड़े बहुत आसन करने चाहिए, है ना, चाहे वो इजी क्यों ना हो। लेकिन बहुत बार इससे इंजरी हो सकती है, तो वो इंजरी प्रिवेंट करने के लिए और वो छोड़ कर ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दो बातें याद रखिए जो उनके पास कम होते हैं या फिर नहीं होती है। वो है नंबर 1 इज फ्लेक्सिबिलिटी और नंबर 2 इज कंट्रोल ओवर द मसल्स। तो देखिए, मसल्स का रोल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए और कंट्रोल के लिए भी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कंट्रोल के लिए। अभी यहां पर देखिए, कोई व्यक्ति आए वेट लॉस के लिए और बैक बेंडिंग करने की कोशिश की और नीचे गिर गए या फिर झटका वगैरह लग गया, तो इससे इनको इंजरी आ सकती है। जैसे बैक पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, या फिर गिर जाते हैं तो कहीं पर चोट आ सकती है। तो कोई भी इंजरी होती है बॉडी को, तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? रेस्ट। हम रेस्ट चाहते हैं ना उस समय, और बॉडी भी चाहती है। और वो अगर रेस्ट में कुछ दिन लगा दे तो और वेट पुट ऑन कर देंगे और वो मोटिवेट हो जाएंगे उससे। तो अभी यहां पर ये ना हो, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, जो उनके पास कमी है यानी फ्लेक्सिबिलिटी की और कंट्रोल की, वो पहले हमें बिल्ड करना है। तो ये बिल्ड करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे जॉइंट्स की मूवमेंट कैसे होती है, हर आसन में जॉइंट की मूवमेंट कैसी होती है, जॉइंट की मूवमेंट कैसी नहीं होनी चाहिए जिससे इंजरी होती है, मसल्स के डिफरेंट रोल्स कौन से हैं। जैसे 4 इंपॉर्टेंट बेसिक रोल्स होते हैं मसल के। कुछ मसल जो है ये प्राइम मूवर्स होती है, मेन फोर्स लगाती है मूवमेंट के लिए। कुछ मसल जो है ये मूवमेंट के दौरान जॉइंट को स्टेबल रखती है। तो इस तरह से मसल्स के रोल्स होते हैं, तो उन्हें समझना, उन मसल्स को स्टेबल कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं, बिल्ड करते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो इन लोगों को कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक आपको बताता हूं। तो पहले कोई भी वेट लॉस के लिए आते हैं तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि उनमें पहले बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, हैंड की, लेग की या फिर फॉरवर्ड बैक बेंडिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसकी मुझे जरूरी है, उस पर फोकस करना है और कंट्रोल पर फोकस करना है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक रबर बैंड है, इसको मैं अगर स्ट्रेच करूंगा कितना भी, तो ये धीरे धीरे स्ट्रेच होता जाएगा, राइट। लेकिन अगर झटके से इसे स्ट्रेच करने की कोशिश की तो क्या होगा, ये टूट जाएगा या फिर यहां पर बीच में कहीं थोड़ा सा कट आ जाएगा, है ना। वैसे ही उन जो फैट व्यक्ति है उनमें भी वैसे हो सकता है कि मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेन आ सकता है ना। तो वो स्ट्रेन की वजह से और इंजरी होगी और वो इंजरी हील होने के लिए भी बहुत समय लग सकता है। लिगामेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लिगामेंट का ओवर स्ट्रेचिंग हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये दो चीजें बिल्ड करनी है, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वो कैसे बिल्ड होगी, वो बिल्ड करने के लिए पहले आपको प्रॉपर अलाइनमेंट समझना है, बॉडी का नेचुरल पोस्चर समझना है। उन पोस्चर को आपको पहले इमेजिन करना है कि ये पोस्चर इस तरह से होना चाहिए और इनका ये थोड़ा सा इस तरह से डिफेक्टेड है। देन ये पोस्चर बिल्ड करने के लिए हमें आसन करने होते हैं, क्योंकि आसन में कंट्रोल भी बिल्ड होता है और पोस्चर भी स्ट्रेट रहने के लिए या फिर नेचुरल रहने के लिए हेल्प होती है। तो आपको स्टेप वाइज जाना है। बैक बेंडिंग करते हैं तो जस्ट, या फिर फॉरवर्ड भी, तो पहले जस्ट 20 to 30 डिग्री बेंड कीजिए, वहां पर स्टेबलाइज कीजिए। और उससे क्या होगा, स्टेबलाइज करने से मतलब वहां पर अगर हम स्थिर रहते हैं तो कंट्रोल धीरे धीरे बिल्ड होगा। और फिर 5-5 या फिर 10-10 डिग्री से और आगे झुकाइए दिनों के बाद, उसी डे पर नहीं। तो उससे धीरे धीरे कंट्रोल बिल्ड होता जाएगा। कंट्रोल यानी स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, है ना। तो इनसे मूवमेंट में उनको और मजा आने लगेगा, क्योंकि वो देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिखाई दे रहा है। पहले दिन बैक बेंडिंग इतनी होती थी, फिर धीरे धीरे इतनी होने लग गई है ना। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत बार लास्ट की सीट पर अगर बस में बैठते हैं, झटका वगैरह लग जाता है तो वहां पर स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं, है ना। क्यों होता है, क्योंकि देखिए वो झटका जो है वो सडन जर्क था, है ना। तो वैसे ही वेट गेन जिनका बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनके लिए हर मूवमेंट एक सडन जर्क की तरह हो सकती है या फिर एक जो चोट में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अभी देखिए इनका कारण अगर हम नहीं जानेंगे ना कि इनका वेट गेन का क्या कारण है, तो वेट लॉस करना
करना बहुत कठिन है और बहुत बार इम्पॉसिबल भी हो जाता है। मतलब वेट लॉस के लिए मेरे पास कोई आते हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी उनका जॉब बैकग्राउंड है, तो मैं सबके लिए सेम प्लान बिल्कुल नहीं रख सकता। पहले मुझे उनको गाइड करना होगा, उनसे क्वेश्चन पूछना होगा। तो वो पहले आप क्वेश्चन पूछिए कि आपका क्या कारण हो सकता है, उनको उनके डे के अकॉर्डिंग गाइड कीजिए। और पहले साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत सा भाषण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे से गाइडिंग वर्ड जो है उनको बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट देंगे। अभी ये साइकोलॉजिकल गाइड करना क्यों जरूरी है पता है? किसी भी हेल्थ कंडीशन में वैसे जरूरी है। तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि बहुत बार लोग जो है ना चीट कर देते हैं। मतलब जैसे किसी को अगर डायबिटीज है या फिर बहुत ज्यादा फैट है बॉडी में, वेट बढ़ा हुआ है, तो दोपहर को सुबह 1 घंटा योग कर लेंगे और दोपहर को मस्त रसगुल्ले खा लेंगे, मिठाई खा लेंगे, गुलाब जामुन खा लेंगे। तो इससे क्या होता है, ये चीटिंग की वजह से होल्स क्रिएट होते हैं और ये होल्स जो है ये इनकी हेल्थ को और डाउन कर देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि एक दिन खाने से क्या होता है, एक दिन खाने, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो करे, इसके लिए भी उपाय है। तो उसको साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करें और उनकी गलतियों को कैसे समझे, ऋतुओं के साथ कैसे इसे मैनेज करें, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई व्यक्ति एक प्रॉब्लम के साथ आता है, इसके लिए ये सॉल्यूशन, वैसे कभी काम नहीं होता। क्योंकि हमेशा आप जैसे डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर अगर आप उनको बताते हैं कि सिर्फ नाक बह रहा है इसके लिए दवाई दो, डॉक्टर एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो हमें पूछते हैं कि कब से हो रहा है, क्या खाया था, है ना। तो डॉक्टर तो अगर 8-10 साल वो जीवन के लगाते हैं पढ़ने में, तो सिंपल अगर नाक बह रहा है इसके लिए दवाई डायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं हमसे, क्योंकि वो प्रॉब्लम और व्यक्ति दोनों को समझना चाहते हैं और तभी जाकर सोल्यूशन आता है। तो इसीलिए कम से कम समय में बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन देने के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। हाँ, एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस, अप्लाइड एनाटॉमी, ये भी समझना जरूरी है और उसके साथ ये ऋतुचर्या, दिनचर्या और छोटी मोटी गलतियां उनकी क्या हो रही, इसका अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। तो आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस दीजिए कि कारण क्या हो सकता है, ये गलती कहां पर कर सकते हैं। तो जो हमारा 15 जुलाई का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है योग थेरेपी का, इसमें हम यही चीजें प्रॉपरली सिखाएंगे। और देखिए, आपने देखा होगा बहुत बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी के, तो डॉक्टर पूछते हैं कि ये हो रहा है आपको, हम बोलते हैं हाँ। ये आपने खाया था, हाँ। आपने ये किया था, हाँ। तो हमें बहुत वंडरफुल लगता है कि इन्हें कैसे पता, हम बोलते भी आपको कैसे पता, है ना। तो ये साइंस है कारण का, कॉज क्या हो सकता है। जब कारण समझ में आता है, जैसे एक नी पेन की बात करते हैं, नी पेन का क्या कारण हो सकता है, एक तो इंजरी है या फिर सडन जर्क है ना, कुछ झटका वगैरह लग गया, या फिर दूसरा नी पेन का कारण क्या हो सकता है, मिस अलाइनमेंट, रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से नी पेन हो सकता है। हमने आसन करते वक्त कुछ गलत कर दिया, गलत तरीके से प्रेशर डाल दिया या फिर गलत उसका ट्विस्ट करने का चाहा, तो उस समय वहां पर नी इंजरी हो सकती है या पेन हो सकता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो उससे भी नी पेन हो सकता है। दूसरा एक देखिए, अर्थराइटिस भी कारण है, लेकिन इसके अलावा ऋतुचर्या की वजह से भी नी पेन कॉमनली होता है। तो उसमें कितना भी आसन प्राणायाम कर लो तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, शरीर ही वैसे इसे ठीक कर देगा, लेकिन हमें पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा की जो भ्रमण होता है या फिर चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसके पूरा समंदर खौल उठता है। तो आप देखिए हम कितने सूक्ष्म जीव है। तो वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, ऋतुचर्या हो रही है, ऋतुएं आ रहे हैं, बहुत से सीजनल चेंजेस होते रहते हैं और भारत में तो कितनी वैरायटी है, साल भर में 6 ऋतु है हमारे पास। तो इन 6 ऋतुओं में कितना डिफरेंट मौसम होता है, तो इसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कितना इंपैक्ट होता होगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी का कारण इसमें भी छुपा है। जैसे अगर मेरे पास कोई वेट गेन के लिए आता है, मतलब अभी किसी को वेट बढ़ाना है, तो वेट बढ़ाने के लिए हेमंत ऋतु सबसे बेस्ट है। हेमंत ऋतु में जो हमारा सत्व है, ओज है, भूख है, अग्नि है और जो रीजनरेशन है, रिजुवेनेशन है, ये बहुत अच्छा होता है। तो उस समय वेट गेन बहुत अच्छा होता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और अग्नि भी बढ़ जाती है। अभी हमारे जो त्योहार है ना, दिवाली, दशहरा, जिसमें हम बहुत मीठी चीजें बनाते हैं, लड्डू वगैरह, ये इसी मौसम में आते हैं, क्योंकि वो उनकी हमें बहुत जरूरी होती है, वो फूड की, है ना, ताकि हमें स्ट्रेंथ बिल्डअप होती रहे, सेल्स का जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा होता रहे।
अभी देखिए, जिस व्यक्ति ने उससे पहले जो ऋतु था, हेमंत ऋतु में जो विंटर होता है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, लेकिन उससे पहले जो शरद ऋतु है ये पित्त का होता है। इसमें जो व्यक्ति गलती कर देता है उस गलती का परिणाम हेमंत ऋतु में दिखाई देता है, और फिर उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होने में, उसका रीजनरेशन होने में, यूथफुल रहने के लिए, उसकी एनर्जी बनी रहने के लिए वो ऋतु फिर काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी अग्नि पहले हमने दूषित कर दी है शरद ऋतु में। तो उनको उस वे से गाइड करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो सकते हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। नहीं तो हाँ, आपको वेट गेन करना है, ये करो, ये खाओ, वो खाओ, खाने से वेट बढ़ता, तो जो दुबले पतले व्यक्ति है वो तो खाकर ही वेट बढ़ा देते। नहीं, हमें अग्नि का ध्यान, हमें ऋतुओं का ध्यान, ये सारी चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है। कोई बीमारी है तो उसके सारे कारण ढूंढो और फिर उसे कारण को नष्ट कर दो, तो बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस कोर्स में, बहुत ही अमेजिंग 60 डेज का कोर्स है योग थेरेपी का। योग टीचर्स जो है, जो योग थेरेपी लेते हैं या फिर जो जनरल बैचेस भी लेते हैं, इनके लिए ये कोर्स है, ताकि उनके स्टूडेंट्स को इसका रिजल्ट आता रहे। और जब आप इनके ऊपर लेक्चर लेंगे, जो हम इसमें कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको लोग भी दुआ देंगे कि इतना अमेजिंग कंटेंट, इतनी अमेजिंग बातें जो मिथ थे बहुत से हमारे डाइट से रिलेटेड या फिर थेरेपी से रिलेटेड, करेक्शन से रिलेटेड, वो बहुत क्लियर होते जाएंगे। सो आपने अगर ये कोर्स ज्वाइन किया तो बहुत बहुत स्वागत है, अगर नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फर्स्ट बैच ऑफर बहुत ही बड़ी है। सो ये लाइव सेशन होने वाला है 15 जुलाई से, 60 डेज तक ये कोर्स चलेगा। और हाँ, कोर्स ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आपको 777-595-5924 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप यहां पर क्वेरी भी पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर। और हाँ, ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर गोइंग टू गेट समथिंग विच इज रियली रियली ग्रेट एंड यूनिक। थैंक यू।